ये एयरपोर्ट के विषय में भी वो वही कह रहे हैं, काम किए एनडीए के लोग, और वो कह रहे हैं कि 4 महीने में हम एयरपोर्ट बना दिए। तो भाई 4 महीने में लाइन बाजार में ओवर ब्रिज बना दो भाई। काफ़ी मजबूत है, टूट के कगार पर तो अब महागठबंधन है। कोई किसी तरह का राग लापते हैं, कोई किसी तरह का राग लापते हैं। सांसद जी तो वो तो हवा हवाई, खेत आप लगाओ, फसल काट के मैं ले जाऊंगा, जो इनका शुरू से रहा है। कहीं कोई ऐसा पेपर लीक का मामला नहीं है। पेपर लीक का जब देखना है, शिक्षा व्यवस्था में जब कदाचार देखना है, तो वो जंगल राज लालू राज को देखना है। असली हकदार कौन? असली हकदार जो पूर्णिया के गण्यमान्य समाज सेवी हैं और हमारा एनडीए का जो सरकार है देश में और बिहार में, वही इस एयरपोर्ट का असली श्रेय का हकदार पर छरप के क्वेश्चन का आंसर पहुंचाया जाता था, लूट खसोट मचा हुआ रहता था, उस तरह की बातें अब बिहार में अफसरशाही है बिहार में? नहीं, कोई अफसरशाही नहीं है। अफसर हो या नेता हो हमारे, करके दिखाएं। पहले तो सत्तासीन हो जाए तभी तो कर देंगे ना। अच्छा, पहले वो सत्तासीन हो जाए, उसके बाद ही कुमार जी का था। सारा नौकरी जो हुआ है, जो दिए हैं, वो सारा सब नीतीश कुमार जी का है। उसमें उनका कोई योगदान नहीं। व्यवहार बदला है। हम तो सोच रहे थे कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हुए हैं, लेकिन अब तो लगता है कि वो मानसिक रूप से भी अब बीमार हो गए हैं। हमको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनके जीतने से पूर्णिया को किसी भी प्रकार का कोई लाभ अब तक तो नज़र नहीं आ रहा। बोलेपन के तरफ बरबोलापन देना और पोस्टर लगा देने से पूर्णिया की जनता सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है। पोस्टर लगा देने से पूर्णिया की जनता उनको यह श्रेय देने नहीं जा रहे हैं। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे, ना कि सिर्फ वो राजनीतिक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि गरीब जनता के बीच पहुंचकर उन लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं, साथ ही साथ उनको मदद भी करते हैं। नाम है संजय पोद्दार और बीजेपी के कदावर नेता माने जाते हैं। जिला मंत्री के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ यूं कहें तो जिले में इनका नाम ही काफ़ी होता है। खासकर जनता के बीच और जनता और गरीबों के बीच जब ये पहुंचते हैं तो गरीब लोगों को आशा हो जाती है कि हमारे भगवान आ चुके हैं। आज उनसे बारीकी से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बिहार के राजनीतिक हालात पर वार्तालाप करेंगे और देश की राजनीतिक चर्चा पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय पोद्दार हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और उनसे बारीकी से हर क्वेश्चन का जवाब लेंगे। सबसे पहले संजय जी, आपको स्वागत है एबीजे न्यूज़ में। जी। एनडीए ऑल इज वेल है? एनडीए एकदम पीस है, और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी लोगों के साथ निर्विवाद, प्रेम पूर्वक और सत्ता के भागीदारी में हम लोग मिलजुल करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एनडीए, अभी आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में हमारे चुनाव हुआ, वहाँ बहुत ज़बरदस्त हम जीत हासिल किए। एनडीए बहुत मजबूत है और एनडीए में किसी भी प्रकार का कोई भेद और किसी भी प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं है। एनडीए काफ़ी मजबूत है। टूट के कगार पर तो अब महागठबंधन है। कोई किसी तरह का राग लापते हैं, कोई किसी तरह का राग लापते हैं, ऐसा हमारा एनडीए में नहीं है। एनडीए काफ़ी मजबूत है और निर्विवाद है। अच्छा, नीतीश कुमार पिछले बार चुनाव में आप लोग से अलग हो गए थे, क्या इस बार भी क्या चांस लगता है? देखिए, समय समय पर कुछ परिस्थितियां बनती है। आज ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि नीतीश जी एनडीए को छोड़ के जाएंगे। एनडीए के साथ रह के बिहार, एनडीए के साथ रह के बिहार में जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार है, 2005 से आप देख रहे होंगे निरंतर नए नए आयाम को बिहार छूते जा रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या सरकार की अन्य सारी योजनाएं हो, सारे योजना पर बहुत ही तेज़ गति से बिहार में विकास का बयार बह रहा है। इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार जी एनडीए के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी तो घोषणा भी कर दी है कि 2025 का भी लीडर हमारा नीतीश कुमार जी हैं बिहार के एनडीए में। इसीलिए कोई इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। नीतीश जी पर आज तक
जब से वो सत्तासीन है, चाहे वो केंद्र में रहे हो, राज्य में रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का, कोई पक्षपात का उन पर कोई आरोप नहीं लगा है। वो विकास पुरुष हैं। बिहार के जनता के दुख दर्द को वो समझते हैं और उसको दूर करने का वो प्रयास करते हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार में काफ़ी मजबूत है और 25 में काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी मजबूती से पुनः सरकार एनडीए की बिहार में बनने जा रही है। अच्छा, आप लोग के रीजन में पेपर लीक क्यों हो जाता है? कहीं कोई ऐसा पेपर लीक का मामला नहीं है। पेपर लीक का जब देखना है, शिक्षा व्यवस्था में जब कदाचार देखना है, तो वो जंगल राज, लालू राज को देख लीजिए ना, जहाँ 4-4 मंजिल पर छरप के क्वेश्चन का आंसर पहुंचाया जाता था, लूट खसोट मचा हुआ रहता था। उस तरह की बातें अब बिहार में नहीं है। बिहार में हर जगह सभी एग्ज़ाम सुरक्षित है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत कोई कमियां, किसी प्रशासनिक कोई अफसर के वजह से कहीं क्वेश्चन थोड़ा लेट से पहुंचना या कम पहुंचना, ये तो थोड़ी बहुत खामियां है। लेकिन कोई ऐसा कदाचार, कोई ऐसा रैकेट जो मतलब क्वेश्चन लीक करता हो, या यदि कोई करता भी है तो बिहार में कोई बचते नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होती है और वो जेल जाते हैं। ये चीज़ मानते हैं कि अफसरशाही है बिहार में? नहीं नहीं, कोई अफसरशाही नहीं है। अफसर हो या नेता हो हमारे या जनता हो, सभी के मिलजुल करके ये सरकार चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। आपके डीएम साहब परीक्षार्थी पर थप्पड़ चला रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा परिस्थितियां रहा होगा। हर परीक्षार्थी जो हैं, हर शिक्षार्थी विद्यार्थी जो हैं अनुशासित नहीं होते। कुछ लोग अनुशासन को, शासन को, व्यवस्था को जो डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं भी हो सकता है कुछ ऐसा परिस्थिति बन गया। ये साधारण, ये छोटी मोटी बातें हैं, इस तरह की बात का कोई महत्व नहीं। देखिए, कल बीपीएससी का परीक्षा खत्म हो गया। हालांकि जिस तरह से लगातार कहे जा रहे थे कि बीपीएससी में फिर से पेपर लीक हुआ, लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है छात्रों के प्रति को लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब जो भी एग्जाम होंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो आना जाना रहना खाना सब मुफ्त होगा। इस तरह का प्रोपगंडा तो प्रायः जो विपक्ष के जो नेता हैं वो सब करते ही रहते हैं। मुफ्त का तो अभी ब्यार सा बह गया है। कोई मुफ्त में बिजली दे देने की बात करता है, कोई मुफ्त में पैसा दे देने की बात करता है। तो उसी तरह तेजस्वी जी भी सारी सब कुछ मुफ्त कर देंगे। ये तो करके दिखाएं, पहले तो सत्तासीन हो जाए तभी तो कर देंगे ना। अच्छा, पहले वो सत्तासीन हो जाए, उसके बाद ही तो कर देंगे। और सत्तासीन होना अब क्या जो है उनका ख़त्म है। आरजेडी में कहीं कुछ बचा नहीं। जो थोड़ा बहुत लालू जी का क्रेज था, उनके बना बनाए राजनीतिक व्यवस्था को वो संभाल रहे हैं। उनका क्या अनुभव है राजनीति का, कितने दिनों का अनुभव है उनका, क्या शिक्षा ज्ञान का क्या स्तर है, क्या बोलने का स्तर है। डिप्टी सीएम रह चुके हैं। नहीं, रह जाना वो एक अलग विषय है। और किसी पद पर आप चले गए, पद पर चले जाना कुछ राजनीतिक कारण से, और उसको आप मेंटेन करना, ये दोनों दो विषय है। ऐसा उनमें कोई गुण नहीं है जिससे वो गुण सिर्फ इतना है कि वो लालू जी का बेटा है, और लालू जी के बेटा होने के कारण बिहार के कुछ समाज जो है उनको अपना नेता मानता है। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में सभी लोग उनको अपना लीडर और नेता मानते हैं। अच्छा, 17 महीने की सरकार महागठबंधन में थे, तभी आप लोग विपक्ष में थे, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं। जी नहीं, वो सारा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सरकार के अंग थे, लेकिन सारी योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था। सारा नौकरी जो हुआ है, जो दिए हैं, वो सारा सब नीतीश कुमार जी का है। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, और लालू यादव से जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नैन सेकने जा रहे हैं। बस इसी से उनका जो सोच है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस स्तर के लोग हैं, उनका क्या सोच का स्तर है, किस विषय को किस तरह से लेना चाहिए, यह उनको समझना चाहिए। इस उम्र में भी इस तरह की बातें महिलाओं के प्रति करना, महिला का अपमान करना, महिला और पुरुष समानता का अधिकार है, उनको और ज़्यादा सम्मान की आवश्यकता है, और उनको सम्मान के नज़र से न देख करके वह दूसरे नज़रिया से देखते हैं। ये तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि आज भी लालू यादव जी का न विचार बदला है, न व्यवहार बदला है। हम तो सोच रहे थे कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हुए हैं, लेकिन अब तो लगता है कि वो मानसिक रूप से भी अब बीमार हो गए हैं। क्या कहाँ क्या बोलना चाहिए,
किस विषय में क्या नहीं बोलना चाहिए, उनका कोई अब कंट्रोलिंग नहीं रह गया है। अब तो उनको आरजेडी को चाहिए कि उनको राजनीतिक संन्यास, उनको लेके घर बैठ जाना चाहिए। राजनीति पर किसी भी प्रकार का बोलना या कुछ करना अब उनमें कुछ रह नहीं गया है। लेकिन आरजेडी का ये मजबूरी है कि आरजेडी बिना मतलब लालू और लालू बिना आरजेडी। तो जब तक लालू जी हैं तो आरजेडी का वो लीडर बने हुए हैं, लेकिन उनमें अब किसी भी प्रकार का कोई गुण रह नहीं गया। वो ओल्ड एज हो गए हैं, बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। एक सवाल आपसे स्थानीय सवाल लेते हैं कि आप कहाँ चूक रह गया कि लोकसभा आप हार गए? देखिए, चूक क्या, हर चुनाव हम लोग जीतने के लिए ही लड़ते हैं, तो हम इसको चूक नहीं मानेंगे। चुनाव है, जीत हार लगी रहती है। यही पूर्णिया है, यहाँ हम 4 बार 5 बार से लगातार 2 टर्म हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद रहे, 2 टर्म हमारा जदयू का सांसद रहे, एनडीए का 4 टर्म से हम जीतते आ रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, चुनाव है, जनता के बीच जाना है, कभी हार कभी जीत, यह कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम हारे हैं तो अगला चुनाव पुनः हम जीतेंगे। अच्छा, पप्पू यादव को कैसा नेता मानते हैं? पप्पू यादव जी तो चुने गए हैं पूर्णिया के सांसद, चुने हैं पूर्णिया का सांसद, पूर्णिया का जनता उनको चुने हैं अपने हित के लिए। पप्पू यादव जी माननीय सांसद जी पूर्णिया का चिंता न करके वो पूरे देश घूम रहे हैं, झारखंड घूम रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आज तक जब से वो निर्वाचित हुए हैं उस तिथि के बाद से आज तक कभी हमने पूर्णिया के किसी भी समस्या को लेकर के, चाहे वो एनडीए के सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के पास या एनडीए के बिहार गवर्नमेंट के पास, किसी भी पूर्णिया के समस्या लेकर के वो आज तक नहीं गए हैं। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से पूर्णिया के विकास के विषय में कभी बैठ के किसी बिंदु पर वो उन्होंने चर्चा किया है, ना ही आज तक बिहार के मुख्यमंत्री से पूर्णिया के किसी भी समस्या को लेकर के कोई वो चर्चा किए हैं। बस वो हवाई उनका लीडरशिप चल रहा है। पूर्णिया उनको जिता के ठगा महसूस कर रहा है। अब जब वो जीते हैं तो हमारे सांसद हैं, माननीय हैं, हमको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनके जीतने से पूर्णिया को किसी भी प्रकार का कोई लाभ अब तक तो नज़र नहीं आ रहा। आगे देखते हैं क्या होता है। वो तो कह रहे हैं कि अभी तो 4 महीना हुआ है, अभी तो बाकी है। करने वाले के लिए 4 दिन भी काफ़ी होते हैं, अब बोलने वाले के लिए 40 साल में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो तो देखा ही जाएगा। अभी उनको तरह तरह का समस्या है, यातायात में जहां हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता है उसका मांग उनको करना चाहिए, और सारी जो बातें हैं। अब हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो है पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री का ये योजना है कि जितने भी हमारा बड़ा बड़ा शहर है, हर शहर में एयरपोर्ट हो, वहाँ से हवाई जहाज़ की कनेक्टिविटी हो। इसके लिए एनडीए सरकार वर्षों से काम कर रही है, पूर्णिया में भी काम कर रही है। थोड़ा कुछ वक्त के लिए ज़मीन अधिग्रहण में थोड़ा वक्त कुछ जाया गया, लेकिन अब वो सारी समस्या भी माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलकर के उस समस्या को भी हल कर दिए। अब जब अनाउंसमेंट हो गया कि ये पूर्णिया, यहाँ आपको रोकेंगे। आपने एयरपोर्ट की चर्चा की, लेकिन एयरपोर्ट की स्थानीय मुद्दा लगातार चुनाव में हो या चुनाव से पहले भी हो, लगातार आवाज़ें उठ रही थी। लेकिन एयरपोर्ट की क्रेडिट कर लेकर पूरा होर मचा हुआ, इसका असली हकदार कौन है? क्योंकि आपने हाल में ही लगातार शहर में फ्लैक्स देखे होंगे और उसमें लिखा होगा कि 4 महीने में हमने वादा पूरा किया। असली हकदार कौन है? असली हकदार जो पूर्णिया के गण्यमान्य समाज सेवी हैं और हमारा एनडीए का जो सरकार है देश में और बिहार में, वही इस एयरपोर्ट का असली श्रेय का हकदार हैं। माननीय सांसद जी तो वो तो हवाई खेत आप लगाओ, फसल काट के मैं ले जाऊंगा, जो इनका शुरू से रहा है। ये एयरपोर्ट के विषय में भी वो वही कह रहे हैं, काम किए एनडीए के लोग, और वो कह रहे हैं कि 4 महीने में हम एयरपोर्ट बना दिए। तो भाई 4 महीने में लाइन बाजार में ओवर ब्रिज बना दो ना भाई, रामबाग में ओवर ब्रिज बना दो, मधुबनी में फ्लाईओवर बना दो, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो बरबोलेपन के तरह बरबोलापन देना और पोस्टर लगा देने से पूर्णिया की जनता सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है। पोस्टर लगा देने से पूर्णिया की जनता उनको यह श्रेय देने नहीं जा रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली
ये कहावत। तो आप कह रहे हैं कि वो काम हम लोग किए हैं, लेकिन ठीक है, मान रहे हैं काम आप किए हैं, आपकी सरकार किए हैं, लेकिन उद्घाटन तो वही करेंगे, नाम तो उनका होगा। नहीं, उद्घाटन वो क्यों करेंगे? अभी सांसद है। नहीं, सांसद हैं, उनकी उपस्थिति में हमारा केंद्रीय मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, उड्डयन मंत्री हमारा उसका उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री हमारा उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री हमारा उद्घाटन करेंगे, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट के लिए दिया वो उद्घाटन करेंगे। इनकी उपस्थिति होगी, चूंकि माननीय सांसद हैं, इनकी उपस्थिति में उद्घाटन होगा, लेकिन उद्घाटन सांसद जी करेंगे ऐसा नहीं है। ये चीज़ मान रहे हैं कि इनके रीजन में एयरपोर्ट चालू होगा? कोई रीजन नहीं। रीजन क्या होता है? जब जो काम हुआ उस समय जो रहेंगे उनको श्रेय तो जाता है कि भाई इनके समय में ये काम हुआ, बस इतना सा है, लेकिन इसमें इनका कोई विशेष योगदान है ऐसा नहीं है। एक सवाल आपसे लेंगे, बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सर, आप बीजेपी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं कोसी सीमांचल के, क्या कब भविष्य में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बड़ा लीडर आप बना रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। हम भाजपा के साधारण कार्यकर्ता हैं। हम लोग बूथ लेवल से लेके पार्टी को मजबूत करने के लिए 365 दिन निरंतर काम करते रहते हैं। अब चुनाव लड़ने का, सांसद या विधानसभा या लोकसभा या अन्य कोई चुनाव लड़ने का, वो मेरा पार्टी आला कमान तय करता है। वो कार्यकर्ता के क्षमता के हिसाब से, उनके सामर्थ्य के हिसाब से निर्णय मेरे पार्टी आला कमान लेते हैं। जब ऐसा समय आएगा, पार्टी इस तरह से यदि अधिकृत करेगी तो निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक रही बात, तो अवसर तो कार्यकर्ता को ही मिलता है। हम भी एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। तो हमारे साथ थे बीजेपी के कदावर नेता। इन्होंने साफ तौर से कहे तो ना कि सिर्फ पप्पू यादव पर भड़के हैं, बल्कि देश के विपक्ष नेताओं पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए हैं। और बात अगर पूर्णिया एयरपोर्ट की क्रेडिट की हो तो इन्होंने साफ तौर से कहा है, क्रेडिट जो लोग ले रहे हैं लेने दीजिए, लेकिन हम लोगों के रीजन में ये चीज़ का प्रस्ताव मिल चुका था और हम लोगों की वजह से ही पूर्णिया में एयरपोर्ट मिला है। ना कि सिर्फ हम लोगों की वजह से, बल्कि इसमें सहयोग अगर कहें तो सामाजिक और साथ ही साथ सोशल वर्करों की मदद से भी ये प्रस्ताव मिला और एयरपोर्ट बना है। पूर्णिया के लोगों को अच्छे एयरपोर्ट मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब जिस तरह से पप्पू यादव यहाँ से माननीय सांसद बने हैं तो इन पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।